हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का रवि सर यूके वाले में। तो आज की वीडियो है उत्तराखंड एसएससी और 10+2 ग्रेजुएट लेवल के लिए, जिसमें हम बात करेंगे कनिष्ठ सहायक, वीडियो वीपीडीओ और आने वाले एग्जाम प्रवक्ता स्क्रीनिंग के। इसमें हम देखेंगे उत्तराखंड की सामाजिक स्थिति, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे अभी तक। तो आज यहाँ पर हमारी 20 क्लास है और इससे पहले यहाँ पर 19 क्लास हो चुकी हैं जो कि उत्तराखंड से रिलेटेड हैं, जिसमें हमने उत्तराखंड के विभिन्न टॉपिकों को कवर कर लिया है। जैसे उत्तराखंड की नदियाँ होगी, उत्तराखंड के भूगोल हो गया, दर्रे, ग्लेशियर और ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पर देख ली हैं। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के प्रमुख जातियों के बारे में। इससे पहले वाली क्लास में हमने 2 क्लासों में जैसे कि उत्तराखंड की पुरा जातियाँ कोल, किरात, खस और भोटिया जनजाति हो गई, जौनसारी और थारू जनजाति, इन सभी को डिस्कस कर लिया है। आज ये जनजाति वाला लास्ट टॉपिक है, तो जिसमें हम बोक्सा और राज्य के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन है जो कि यहाँ से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ, सारी पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। साथ ही यहाँ पर आप क्वेश्चन को डिस्कस भी कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर बोक्सा जनजाति के बारे में देखते हैं। और इनके अगर निवास स्थान की बात करें तो ये सर्वाधिक मात्रा जो कि बोक्सा जनजाति की देखने को मिलती है, यह है ऊधम सिंह नगर ज़िला। ऊधम सिंह नगर ज़िले में भी ये मुख्यतः काशीपुर, गदरपुर, बाजपुर और खटीमा वाले इलाके में देखने को मिलते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर देखें तो ये नैनीताल में भी देखने को ज़्यादा मिलते हैं और ऊधम सिंह नगर, दोनों में इनको ये बुक्साड़ कहा जाता है। ठीक है, बुक्सा लोगों को बुक्साड़ कहा जाता है नैनीताल और ऊधम सिंह नगर ज़िले में। अगर हम इनको देहरादून में देखें तो देहरादून में कुछ मात्रा में ये पाए जाते हैं और यहाँ पर भी ये इनको बुक्सा जो लोग होते हैं इनको महर बोक्सा कहा जाता है। ठीक है, जब ये शुरू में यहाँ पर उत्तराखंड में बसे थे तो यहाँ पर ये जो प्राचीन चंपावत है वहाँ पर ये बसे थे। तो 16वीं शताब्दी के आसपास में ये बनबसा के आसपास, जो कि चंपावत वाला इलाका है, वहाँ पर आके बसे थे, ऐसा माना जाता है। और इनकी जो शारीरिक बनावट है वो मिश्रित लक्षणों को इंगित करती है, यानी कि अलग अलग जो कि बनावटें होती हैं अलग अलग जातियों की। जैसे किसी की जाति कोल हो गया, किरात हो गया, भोटिया हो गया, इन सभी का मिक्सअप इनके अंदर भरा पड़ा था। तो इसी वजह से इनको मिश्रित लक्षणों से इनकी शारीरिक बनावट को इंगित किया गया है। इनकी जो लैंग्वेज है, इनकी जो भाषा है, इनकी जो बोली है वो क्या है? कुमैया, रजभैसी और भावरी, ये 3 इनकी क्या है, यहाँ की प्रमुख भाषाएं हैं जो कि ये लोग प्रयुक्त करते हैं। यहाँ का जो समाज देख लेते हैं, समाज किस तरीके का है। और समाज में अगर हम देखेंगे तो यहाँ के ये जो बोक्सा लोग हैं ये 5 उपजातियों में विभक्त हैं। ये 5 उपजातियाँ कौन कौन सी हैं? यदुवंशी, पवार वंश, राजवंशी, परतजा और तनवार, ये 5 उपजातियाँ थी जिनमें ये विभक्त थे। और साथ में इनका जो परिवार था वो पितृसत्तात्मक परिवार था। अभी तक आपने जो भी देखा, सारे कोई भी जातियाँ थी, कोई भी जनजातियाँ थी, उन सभी का जो परिवार है वो पितृसत्तात्मक ही रहा है। लेकिन थारू जाति जनजाति एक ऐसी थी जिनका जो समाज है वो आपको मात्र सत्तात्मक देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर आप स्त्रियों की बात करेंगे तो स्त्रियों की जो समाज में स्थिति है वो एक अच्छी किस्म की मानी जा सकती है, उच्च स्तर की यहाँ पर स्त्रियों की समाज में स्थिति थी। ये धर्म को, हिंदू धर्म को मानते हैं और स्थानीय देवता जो इनके हैं उनमें है प्रमुख प्रमुख तो यहाँ पर आपको चामुंडा देवी देखने को मिलेगी, जो कि काशीपुर वाले क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इस देवता की पूजा की जाती है। और उसके अलावा यहाँ पर आप खेड़ी देवी, सकरिया देवता और हुलका देवी, ज्वाल्फा देवी, ये सभी देवताओं को ये पूजते हैं। और जो ये ग्राम की देवी होती है, इनके जो ग्राम देवी होती है उनको खेड़ी देवी कहा जाता है और जो ग्राम देवता है उनको सकरिया कहा जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि ये कल्पित आत्माओं को भी पूजा करते हैं। जो कल्पित आत्माएं होती हैं उनको ये बुज्जा कहते हैं। ठीक है, बुज्जा, तो बुज्जा की ये पूजा करते हैं। इनके अगर हम त्यौहार की बात करें तो त्यौहार देख लेते हैं कि कौन कौन से त्यौहार ये मनाते हैं। तो यहाँ पर ये चैती का त्यौहार सबसे प्रमुखता ज़्यादा मनाया जाता है, जो कि ऊधम सिंह नगर ज़िले में काशीपुर वाले क्षेत्र में मनाया जाता है। और यहाँ पर उसके अलावा नौबी, होली, दीपावली, नवरात्रि, होगड़,
ढलिया, गोटरे और मोरो, ये सभी त्यौहार जो कि बुक्सा लोगों के द्वारा मनाए जाते हैं। यहाँ की अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो कृषि देखने को मिलेगी, पशुपालन देखने को मिलेगा, और ये जो डलिया बनाने का काम हो गया और जैसे कि दस्तकारी के काम हो गए, ये सारे काम इनको ये लोग ज़्यादातर करते रहते हैं। इनका जो मुख्य भोजन है मछली और चावल, मच्छी भात इनको ज़्यादा पसंद है। कुछ अन्य तथ्य और देख लेते हैं जो कि बोक्सा से आपको देखने को मिल सकती है एग्जाम में। और जो बोक्सा जनजाति है उनकी जो सबसे छोटी इकाई है उनको परिवार कहते हैं, ठीक है। ये जो छोटे छोटे परिवार हैं, ये छोटे परिवार मिलकर एक गांव का निर्माण करते हैं जिसको बोक्सा गांव कहते हैं, और इनकी भाषा में इसको मंझरा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मंझरा, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे जो न्याय और कानून की व्यवस्था है उसके लिए गांव में क्या होती है? बिरादरी पंचायत होती है, जिसको मुंसिफ, दरोगा या फिर सिपाही इसमें सम्मिलित होते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जो कि बुक्सा के बारे में है। अब हम चलते हैं राजी जनजाति के बारे में और देखते हैं ये किस तरीके से आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। राजी जनजाति का आपका निवास स्थान पूछ लिया जाता है, तो आप बोलेंगे इसका जो निवास स्थान है राजी जनजाति का, सर्वाधिक मात्रा में ये लोग पिथौरागढ़ में मिलते हैं, क्योंकि 66% से ज़्यादा लोग जो कि इसके राजी जनजाति के हैं वो पिथौरागढ़ क्षेत्र में बसे हुए हैं। इसके अलावा ये आपको चंपावत और नैनीताल में भी देखने को मिलेंगे कम मात्रा में। अगर इनकी जनसंख्या की बात करें तो जो लगभग 690 के आसपास यानी कि 700 के आसपास इनकी जनसंख्या आप मान सकते हैं, जो कि वर्तमान में देखी जाती है। यानी कि कम ही मात्रा में ये सभी जनजातियों से कम मात्रा में ये सबसे कम मात्रा में है। अगर ये देखें तो इनके जो पूर्वज थे जैसे कि कोल और किरात क्या हुआ था कि जब भोटांतिक क्षेत्र 100 का लोग आ गए थे, तो फिर ये लोग भोटांतिक क्षेत्र में खस लोगों के आने के बाद जब यहाँ पर खस लोगों का निवास हुआ, तो यहाँ पर ये लोग क्या हुए, कोल और किरात भोटांतिक क्षेत्रों में चले गए थे। वहाँ पर इन दोनों ने आपस में वैवाहिक संबंध बनाए, कोल और किरातों ने। तो ऐसा माना जाता है कि जो इनकी संतानें उत्पन्न हुई कोल और किरातों की, तो वही ये राजी जनजाति कहलाई। तो इसी वजह से कोल और किरात को ये वंशज माने जाते हैं। इनके जो अन्य नाम है, अन्य नाम देख लेते हैं राजी जनजाति के। इनको बनरौत कहा जाता है, बनराउत कहा जाता है, वन राउत कहा जाता है, या फिर जंगल का राजा कहा जाता है। लेकिन इनमें से जो राजी नाम है वो सर्वाधिक प्रचलित नाम है। वन राउत इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लोग जो हैं वो जंगलों में निवास करते हैं, ठीक है। अपना जो निवास स्थान है वो कहाँ पर करते हैं? ये जंगलों में सबसे ज़्यादा निवास स्थान करते हैं। इसी वजह से ये क्या कहलाते हैं? वन राउत या फिर जंगलों के राजा। अब स्टार्टिंग में क्या होता था, ये जंगलों में रहते थे, लेकिन धीरे धीरे करके ये गांव की तरफ बसने लगे, तो ये झोपड़ियों का निर्माण करने लगे। इन झोपड़ियों को ये क्या कहते थे? रौत्यूड़ा, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जो राजी जनजाति है उनके जो आवास स्थान है उनको क्या कहते हैं, तो आप बोलेंगे रौत्यूड़ा कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ की जो भाषा है, राजियों की भाषा, ये है मुंडा, ठीक है। स्थानीय भाषा ये मुंडा है। लेकिन अगर आप देखेंगे ये बाहरी प्रचलन में, जैसे कि एक गांव से दूसरे गांव में अगर ये बाहर जाएंगे तो ये संपर्क कम्युनिकेशन के लिए कुमाऊनी लैंग्वेज का सबसे ज़्यादा प्रयोग करते थे, लेकिन स्थानीय भाषा में ये मुंडा का प्रयोग करते थे। तो आपसे मुंडा पूछेगा तो राज्यों की जो है बोली मुंडा कहलाती है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तिब्बत और संस्कृत का इनका जो बोली है उसमें अधिकता देखने को मिलेगी, लेकिन इस प्रमुखतः मुंडा ही आपको ज़्यादा यहाँ पर प्रचलित मात्रा में देखने को मिलेगी। इनका समाज आप देखेंगे तो समाज में यहाँ पर विवाह से पूर्व यहाँ पर 2 प्रकार की प्रथाएं हैं जो कि प्रचलित है, जैसे कि सांग जांगी प्रथा और पींठा संस्कार। ये दोनों ही क्या है, यहाँ पर समाज के विवाह से पूर्व एक प्रथाएं होती हैं। यहाँ पर जो पहले था पलायन विवाह प्रचलित था, लेकिन ये अभी वर्तमान में पलायन विवाह तो नहीं है। धर्म की बात करेंगे तो ये हिंदू धर्म को मानते हैं, और इनके जो मुख्य देवता हैं वो हैं, उनका नाम है बागनाथ। बागनाथ के अलावा अन्य देवता भी हैं जिनको ये अपने देवता के रूप में पूजते हैं, जैसे कि मलेनाथ, रणनाथ, सैम, मल्लिकार्जुन और छुरमुल और नंदा देवी। ये सभी इनके क्या हैं, देवता के रूप में माने जाते हैं। यहाँ पर आप त्यौहार देखेंगे तो इनका जो त्यौहार हैं वो 2 प्रकार के त्यौहार मनाते हैं। एक तो कर्क संक्रांति जिसको काकर बोलते हैं, और दूसरा है मकर संक्रांति जिसको मकारा बोलते हैं।
नृत्य अगर इनका देखेंगे तो थड़िया नृत्य के समान, जैसे गोल एक गोल घेरा बना लिया, उसमें गोल घेरे में मिलकर ये नृत्य करते हैं, इसको ये थड़िया के समान नृत्य मानते हैं। इनकी जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था के बारे में देख लेते हैं। काष्ठकला ज़्यादा निपुण है, यानी कि काष्ठकला मीन्स होता है लकड़ी के काम, जो भी लकड़ी के औजार हैं, लकड़ी के जो भी आप खेल खिलौने के सामान बना सकते हैं, वो सभी चीज़ें ये लोग इस चीज़ में निपुण हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मूक या फिर अदृश्य विनिमय प्रणाली इनमें प्रचलित थी। मूक या अदृश्य विनिमय प्रणाली, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है अभी तक कि जो राज्य जनजाति हैं उनके बीच में जो विनिमय प्रणाली है वो कैसी है, तो आप बोलेंगे मूक प्रणाली। कृषि, इनकी कृषि की अगर हम बात करेंगे तो कृषि है झूम विधि से ये कृषि करते हैं। झूम विधि का मतलब ये होता है कि किसी क्षेत्र को अगर आप देखें, जंगल का इलाका, वहाँ पर अगर कोई झाड़ियाँ वगैरह इस टाइप की चीज़ें होती हैं तो उसको ये काट के वहाँ पर खेती करते हैं, और कुछ साल खेती करने के बाद जब ये अनउपजाऊ हो जाती है ये वाली भूमि, तो उस क्षेत्र को ये छोड़ के दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं। तो इस तरीके की विधि को हम झूम कृषि बोलते हैं, ठीक है। झूम विधि से कृषि बोलते हैं। तो ये था आज की वीडियो में एंड, और थैंक यू सो मच। आज हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया उत्तराखंड की जातियाँ जनजातियों के वाले टॉपिक को। अगला टॉपिक यहाँ पर उत्तराखंड की राजनीति, उत्तराखंड के पॉलिटिक्स से संबंधित होगा, तो वहाँ पर आप देखना न भूलिएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।